नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम 1857 के गदर में कोटा की भूमिका का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि कोटा में, जो कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का नसीराबाद, आउवा के साथ साथ एक बड़ा केंद्र था, में किस कारण से और किस प्रकार विद्रोह प्रारंभ हुआ, इसने क्या स्वरूप धारण किया और इसके क्या परिणाम निकले। इस समस्त घटनाक्रम को आप रोमांचकारी तो पाएंगे ही, यह हृदय विदारक भी रहेगा। राजस्थान में कोटा का विद्रोह सबसे खतरनाक विद्रोहों में से एक था। इस समय यहाँ के शासक महाराव राम सिंह थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंटेड थे वह मेजर बर्टन थे। विद्रोह का प्रारंभ धीरे धीरे और कुछ चरणों से गुजरकर हुआ। यह इस प्रकार हुआ कि 3 जून 1857 को नीमच में नियुक्त ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए कोटा से मेजर बर्टन कोटा, बूंदी और झालावाड़ की सैनिक टुकड़ियों को लेकर नीमच गए थे। नीमच में विद्रोही दिल्ली की तरफ प्रयाण कर गए। छावनी पर अंग्रेजी सेना ने पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद बर्टन वहां रह रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार का यह मानना था कि राजनीतिक अधिकारियों को उन्हीं हेडक्वार्टर्स पर रहने की कोशिश करनी चाहिए जहां पर वे नियुक्त थे। इसलिए बर्टन ने कोटा संदेश भेजा कि क्या उन्हें कोटा आ जाना चाहिए, लेकिन कोटा के महाराव राम सिंह ने उन्हें मना कर दिया। कारण यह था कि विद्रोह के प्रारंभ होने के उपरांत कोटा में भी सेना में विद्रोहात्मक गतिविधियां पैदा हो रही थी। इन विद्रोहात्मक भावनाओं को उत्पन्न करने के पीछे एक कारण तो स्वयं नीमच का विद्रोह ही था, जहां पर हुए सैन्य विद्रोह को देखकर कोटा की सेना में भी विद्रोह की भावनाएं पनपी। दूसरा कारण यह था कि कोटा कंटिंजेंट की एक टुकड़ी आगरा में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजी गई थी, जहां पर उसने स्वयं विद्रोह कर दिया था और नीमच के विद्रोहियों के साथ मिलकर वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर गए थे। अतः अपने आसपास हुई विद्रोह की घटनाओं ने कोटा की सेना में भी विद्रोह को उत्पन्न किया। इस विद्रोहात्मक भावनाओं को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण योगदान 2 व्यक्तियों का था। एक लाला हरदयाल
जो कोटा के वकील रहे थे, दूसरे मेहराब खान, जो कोटा की सेना में रिसालदार के पद पर नियुक्त थे। विद्रोह के प्रारंभ होने के पश्चात तथा मेजर बर्टन की अनुपस्थिति के दौर में ये दोनों व्यक्ति लगातार कोटा की सेना तथा नागरिकों में विद्रोहात्मक भावनाओं को बल दे रहे थे। इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने यह घोषणा की थी कि सैनिकों के लिए रोटी बनाए जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है और रॉयल एनफील्ड राइफल्स जो सैनिकों को दी गई थी के ऊपर लगाए जाने वाले चिकने कागज में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इससे उनका धर्म भ्रष्ट होता था। इसलिए सेना को और आम जनता को भी विद्रोह में उठ खड़े होना चाहिए और ब्रिटिशर्स को निकाल दिया जाना चाहिए। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशानुसार बर्टन कोटा आना चाहते थे। 3 जून से वह नीमच में प्रस्थान पर थे और परिस्थितियां नियंत्रण में जानकर कोटा के महाराव ने उन्हें कोटा आने का आश्वासन दे दिया। फलस्वरूप मेजर बर्टन 12 अक्टूबर 1857 को कोटा पहुंचे। 14 अक्टूबर को उनकी महाराव राम सिंह से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने विद्रोह फैलाने वाले व्यक्तियों और अधिकारियों, खासतौर से लाला हरदयाल और लाला जयदयाल और मेहराब खान को दंडित करने की सिफारिश की। बर्टन और राम सिंह के मध्य हुआ यह वार्तालाप लीक हो गया। सेना को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई और अगले दिन 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने रेजिडेंसी बिल्डिंग को घेर लिया। 5 घंटे तक वह उसे घेरे रहे। इस दौरान उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन, उनके 2 बेटों और एजेंसी के सर्जन सैडलर कोटम की हत्या कर दी। माना जाता है कि इन 5 घंटों के दौरान कोटा के महाराव ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया और विद्रोह की समस्त गतिविधियों के दौरान कोटा के महाराव के इस आचरण को संदेह की दृष्टि से देखा गया, लेकिन कोटा के महाराव को स्वयं महल में नज़रबंद कर दिया गया था और वह बर्टन की किसी प्रकार की सहायता करने में सक्षम नहीं थे। केवल वह मूक दर्शक के रूप में कोटा में होने वाली गतिविधियों को देख सकते थे। विद्रोहियों ने समस्त राजकीय भवनों, कार्यालयों, भंडारों, शस्त्रागारों, कोषागार पर अधिकार कर लिया। महाराव ने गुप्त रूप से स्वयं को बचाने के लिए ब्रिटिश से सहायता मांगने
हेतु पत्र लिखा तथा ऐसा ही पत्र उन्होंने करौली के शासक को भी लिखा, लेकिन वह पत्र लीक हो गए। कोटा के महाराव को विद्रोहियों ने विवश किया कि वह एक आदेश पर हस्ताक्षर करें जिसमें कोटा में होने वाली समस्त गतिविधियों का उत्तरदायित्व उन्होंने लिया और जयदयाल और मेहराब खान को कोटा का एडमिनिस्ट्रेटर भी नियुक्त किया। इस प्रकार के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होने से विद्रोह के दौरान कोटा के महाराव की व्यवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। कोटा 5 महीने तक विद्रोहियों के कब्जे में रहा। उन्हें न केवल राज्य के अधिकारियों से वरन कोटा शहर की जनता से भी समर्थन मिला, जिसके बदौलत वे इस लंबे समय तक कोटा पर नियंत्रण कायम रखने में सफल हुए। मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स को कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया। वे 22 मार्च 1858 को कोटा पहुंचे। इधर करौली के शासक मदन पाल ने भी अपनी सैन्य टुकड़ी कोटा के महाराव के सहायतार्थ भेजी थी। अंग्रेजी फौज तथा करौली की फौज ने विद्रोह का दमन किया। 30 मार्च 1858 को वे कोटा नगर पर अधिकार करने में सफल हुए। जो विद्रोही थे उनमें से कुछ मारे गए, कुछ भाग गए, अन्य को गिरफ्तार करके सजाएं दी गई। विद्रोह के नेता जयदयाल और मेहराब खान को एजेंसी बिल्डिंग के सामने ही नीम के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। जिस एजेंसी बिल्डिंग को घेर कर उन्होंने अंग्रेज अधिकारी बर्टन और उसके परिवार की हत्या की थी, उसी एजेंसी बिल्डिंग के सामने उन्हें फांसी पर लटकाया जाना अंग्रेजों के प्रतिरोध का सूचक था। इस प्रकार जो विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को प्रारंभ हुआ था, वह 30 मार्च 1858 तक चला, जबकि विद्रोह को दबा दिया गया। कोटा नगर पर पुनः कोटा महाराव और ब्रिटिश सेना ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। विद्रोह के नेताओं को फांसी की सजा दे दी गई। राजस्थान में हुए विद्रोहों में, अलग अलग जगह पर हुए विद्रोह में, कोटा का विद्रोह ऐसा था जहां पर सेना के साथ साथ कोटा नगर की जनता भी विद्रोह में साथ दे रही थी और इस प्रकार कोटा राजस्थान की एकमात्र जगह बना जहां पर 1857 का विद्रोह सैन्य विद्रोह न रहकर लोकप्रिय विद्रोह बन गया था। ब्रिटिश सेना ने कोटा पर नियंत्रण पुनः स्थापित करने के पश्चात कोटा राज्य के नागरिकों द्वारा विद्रोहियों को दी गई सहायता का बदला भी लिया। उन्होंने नगर में आतंक की कार्यवाहियां की और नागरिकों को सजाएं दी। कोटा के महाराव का
नियंत्रण पुनः अपने राज्य पर स्थापित हुआ। उनकी भूमिका की जांच के लिए एक जांच कमीशन लॉर्ड रॉबर्ट्स के नेतृत्व में नियुक्त किया गया। अपनी कार्यवाही के उपरांत लॉर्ड रॉबर्ट्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यद्यपि मेजर बर्टन की हत्या का उत्तरदायित्व तो महाराव का था, लेकिन वह इसके लिए दोषी नहीं थे। यह एक द्वैध प्रकृति का उत्तरदायित्व था जो महाराव के ऊपर निर्णय के द्वारा थोपा गया था। इसका अंतर्निहित मायने यह निकाले जाते हैं कि यद्यपि कोटा के महाराव को कोटा में हुई घटनाओं के लिए उत्तरदायी तो ठहराया जाना आवश्यक था, लेकिन मेजर बर्टन की हत्या के लिए दोषी करार अगर उन्हें दिया जाता तो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस रुख पर प्रश्न चिन्ह लगता जिसमें वह बार बार स्वयं को शासकों का शुभ चिंतक और हितैषी कहती थी, और कोटा के शासक उस श्रेणी में आ जाते जबकि वह सबकी सहानुभूति का केंद्र बन जाते। अतः कोटा के शासक को मेजर बर्टन के लिए उत्तरदायी मानने के बावजूद भी उन्हें मेजर बर्टन की हत्या का दोषी नहीं पाया गया, लेकिन क्योंकि कोटा की घटनाओं का उत्तरदायित्व उन पर डाला गया, इसलिए उन्हें सज़ा भी दी गई, और सज़ा इस रूप में दी गई कि उन्हें दी जाने वाली 15 तोपों की सलामी को घटाकर 11 तोपों की सलामी कर दिया गया। इस प्रकार राजस्थान के एक राज्य कोटा में विद्रोह हुआ, उसी भांति जैसे भारत के किसी अन्य केंद्र में हुआ था, और उसे उसी प्रकार ब्रिटिश सैन्य शक्ति के द्वारा दबा दिया गया जैसे भारत के अन्य समस्त केंद्रों में दबा दिया गया था। धन्यवाद।